गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं अपना पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक। उसमें हमने पहले वाले वीडियो में देखा कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फैलती जा रही है भारत में। पहले उन्होंने प्लासी और बक्सर का युद्ध जीतकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी हासिल की। फिर उन्होंने मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया और मैसूर पर अपना अधिकार कर लिया। अब हम देखेंगे मराठों से लड़ाई कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा जो महाराष्ट्र में थे उनको भी हराया और महाराष्ट्र पर भी अपना अधिकार कर लिया। देखो मराठों के साथ कैसे क्या हुआ। किताब खोल लो आप भी अपनी, ध्यान दो। मराठा 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। उसके बाद मराठों की शक्ति कमज़ोर पड़ गई और मराठों को चुनौती देने वाले, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने वाले भारत में टीपू सुल्तान और मराठा यही थे। और 14 जनवरी 1761 को मराठा और एक अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली, विदेशी आक्रमणकारी, उनके मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य जो है युद्ध हुआ। उसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठों के साथ खूब लूटपाट की और उन्होंने जो है मराठों की शक्ति को कमज़ोर कर दिया। ये देखकर अंग्रेज हावी हो गए और अंग्रेज़ों ने जो है महाराष्ट्र पर अधिकार करने का विचार बना लिया और वो उसके अवसर की तलाश में जुट गए कि कैसे हम जो है महाराष्ट्र को अपने अधिकार में करें। तो देखो कैसे करते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के विचार बारे में सोचने लगी थी। 1761 में, अंडरलाइन कर लो, ये छोटा प्रश्न है, 1 नंबर का आपको लिखना है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। उसमें मराठे हार गए जबकि मराठे शक्तिशाली थे भारत में और वो अहमद शाह अब्दाली को हराकर दिल्ली तक शासन करने पहुंचने का उनका सपना था, लेकिन हार गए तो उनका सपना चूर चूर हो गया और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी का हौसला बुलंद होने लगा। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। अब क्या करा, मराठा जो पहले 1761 से पहले एक छत्र राज्य था वो जो है किस बांट दिया गया, अलग अलग क्षेत्रों में हो गया। तो महाराष्ट्र जो है अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बट गया। उसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले ये अलग अलग राजवंश जो है शासन करते थे, यानी महाराष्ट्र की एकता छिन्न भिन्न हो गई पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। 1761 के बाद ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री, पेशवा सर्वोच्च मंत्री या प्रधानमंत्री होता कहते थे, प्रधानमंत्री को कहते थे पेशवा, महाराष्ट्र में के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। पुणे महाराष्ट्र में। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। अंडरलाइन कर लो, छोटा प्रश्न भी बनेगा। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो थे प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे 18वीं सदी के। देखो क्या होता है कि 1761 में पानीपत का युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली के साथ। उसमें मराठा हार जाते हैं और मराठा की एकता छिन्न भिन्न हो जाती है। अलग अलग राजवंश, ये राजवंश जो है छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है महाराष्ट्र, और छोटे छोटे राज्यों में जो है अलग अलग वंशों के राजा राज्य करते हैं, लेकिन वो सभी एक पेशवा के अंतर्गत नियंत्रण में रहते हैं। और
उस समय जो है पेशवा ही प्रमुख होता है उनका, उसकी आदेशानुसार कार्य करते हैं वो। और उस समय जो है महादेवजी शिंदे और नाना फडणवीस जो है प्रसिद्ध मराठा योद्धा और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी थे। एक के बाद एक युद्ध कई युद्धों ने कंपनी एक के बाद कई युद्धों ने कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। देखो अब क्या हुआ कि मराठों की शक्ति कमज़ोर पड़ गई, और उधर क्या है कि 1772 में जो वो था माधवराव, उसकी भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है उसके भाई नारायण राव जो पेशवा बना, लेकिन पेशवा उसका चाचा रघुनाथ राव बनना चाहता था। इस प्रकार जो है मराठों में भी फूट पड़ गई। अब अंग्रेजों ने क्या करा, उस रघुनाथ राव को अपनी तरफ मिला लिया। जो पेशवा बनना चाहता था और बना नहीं ना, उसको अपने साथ मिलाकर कूटनीतिक चाल चल के मराठों पर आक्रमण कर दिया। तो एक के बाद एक युद्ध जो है मराठों को करने पड़े, जिससे जो है मराठे मजबूर हो गए घुटने टेकने के लिए, क्योंकि 1761 के युद्ध में तो बहुत बड़ी हानि उठाई रखी थी मराठों ने, वहाँ कमज़ोर पड़े हुए ही थे। और फिर जो है ये रघुनाथ राव पेशवा जो था वो भी अंग्रेज़ों की तरफ मिल गया, और 1782 में जो है सालबाई की संधि के साथ उनको पहला युद्ध खत्म करना पड़ा। मैसूर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 युद्ध लड़े, मराठों के साथ 3 युद्ध लड़े हैं, जिसका कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 तक तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। ये 3 युद्ध हुए अंग्रेजों और मराठों के बीच, और उसमें जैसे पहला युद्ध जो था उसमें तो कोई नहीं जीता है ना, और सालबाई की संधि हो गई दोनों के बीच, दोनों के मराठों और अंग्रेजों के बीच संधि हो गई, कोई नहीं जीता। दूसरे युद्ध में क्या हुआ कि जो है उड़ीसा यमुना के किनारे के आगरा दिल्ली ये वाले भाग जो है अंग्रेजों को देने पड़े। संधि हुई, बड़गांव की संधि होती है दूसरे युद्ध के बाद, नहीं दूसरे युद्ध के बाद आपके देवगांव की संधि होती है, और देवगांव की संधि में जो है इनको ये सारे क्षेत्र मराठा जो है को अंग्रेजों को देने पड़ते हैं। पहले युद्ध में कोई हानि नहीं हुई किसी को, दूसरे युद्ध में ये सारे क्षेत्र चले गए मराठों के, और तीसरे युद्ध में तो मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया महाराष्ट्र पर। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। आप ध्यान रखोगे मैसूर के साथ 4 युद्धों में से भी 2 युद्धों में तो संधि हो गई, कोई नहीं जीता। तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान ने लड़ा था, तो टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ी, वो अपमानजनक संधि थी, अंग्रेज जीते थे उसमें। और चौथे युद्ध में तो टीपू सुल्तान मारा ही गया था। इनके साथ मराठों के साथ 3 युद्ध हुए, उसमें पहले युद्ध में तो कोई पक्ष नहीं जीता, ठीक है, और संधि हो गई। दूसरे में अंग्रेज जीत गए, और ये इतने सारे क्षेत्र जो है मराठों के ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के पास चले गए। और तीसरा युद्ध हुआ 1817 से 19 तक, उसमें तो पूरे महाराष्ट्र पर जो है मराठे हार गए, महाराष्ट्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस तरह उन्होंने जो है महाराष्ट्र को भी अपने अधीन कर लिया। अब देखो सर्वोच्चता का दावा। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हास्टिंग्स ये नया गवर्नर जनरल बन के आया। 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। अंडरलाइन कर लो, सर्वोच्चता की नीति किसने अपनाई? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। ये सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। देखो अब क्या हुआ कि इधर बंगाल बिहार उड़ीसा इधर वाला पूर्व वाला भाग इनके अधिकार में था ही, दक्षिण वाला भाग कर लिया मैसूर को जीतकर, इधर पश्चिम में महाराष्ट्र पर भी अधिकार कर लिया। और अब जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स नया गवर्नर जनरल बनकर आ गया, और उसने जो है सर्वोच्चता का दावा किया और सर्वोच्चता की एक नई नीति बनाई। और सर्वोच्चता के अनुसार क्या था
कि उसकी सत्ता, कंपनी की सत्ता ही सर्वोच्च है और उसके जो है आदेश पूरे भारत को मानना होगा। रियासतों का भी अधिग्रहण कर लिया, रियासतें जो कमज़ोर रियासतें थी उनको मिला ली अपने में, और जो नहीं मिलती उनको धमकी दी जाती थी, रेजिडेंट नियुक्त कर दिए रियासतों में। इस तरह से जो है कंपनी सर्वोच्चता का दावा करने लगी कि भारत में सबको किसका, कंपनी का आदेश ही मानना होगा। उस समय जो है सर्वोच्चता का दावा करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, अंडरलाइन कर लेना, कब से कब तक रहा ये भी कर लो। आगे देखो, लेकिन ये प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में है कित्तूर, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा, अंडरलाइन कर लो बेटा, चेन्नम्मा कर्नाटक की थी और कित्तूर को अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में किया, कब्जा किया, तो चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। कर्नाटक में अंग्रेजों का विरोध किसने किया? रानी चेन्नम्मा ने। आगे देखो, आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, रानी चेन्नम्मा को 1824 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रैयन्ना ने ये प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। किसको? ये जो था ना चौकीदार रैयन्ना, है ना, संगोली का एक चौकी। रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया 1824 में, 29 में उनकी मौत हो गई। तो रानी चेन्नम्मा जो आंदोलन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजों का विरोध कर रही थी, वो किसने जारी रखा? ये जो एक संगोली, कित्तूर स्थित संगोली के जो है गरीब चौकीदार रैयन्ना ने जो है अंग्रेजों से प्रतिरोध जारी रखा और उसने जो है चौतरफा समर्थन, यानी लोगों ने, आसपास की रियासतों ने, उन्होंने भी उसका साथ दिया और उसने ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। लेकिन आखिरकार जो है अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया और 1830 में उसको फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण आप इस किताब में पढ़ेंगे। इस तरह जिसने भी अंग्रेजों का प्रतिरोध किया, अंग्रेजों ने जो है यही हाल किया, चौकीदार रैयन्ना जैसा, पकड़ के या तो लंबे समय तक जेल में डाल देते और जेल में भी कोई ज़्यादा विरोध करता, ज़्यादा बोलता तो उसको फांसी पर लटका देते। और इस तरह से जो है कई रियासतों को जो है अपने में मिला लिया। जैसे इसको कित्तूर को मिलाने चले थे ना, तो चेन्नम्मा ने विरोध किया, इसने विरोध किया, तो उन्होंने इसको बंदी बना लिया, इसको मार दिया और कित्तूर को अपने अधिकार में कर लिया। इस तरह से जो है वो अपना शासन फैला रही थी कंपनी यहाँ पर। आगे देखो, 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। रूस से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम में भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर से चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उत्तर पश्चिम में जैसे हमारा राजस्थान आता है, पंजाब वगैरह ही है, तो इधर से रूस जो था वो भी अपनी ताकत का विस्तार कर रहा था, अपनी उपनिवेश बना रहा था। तो ऐसे में जो है रूस से भय था कंपनी को। इस डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। इधर उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस समय तो अलग अलग थे ही नहीं, भारत का ही भाग था ये भाग आते हैं। तो 1830 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित किया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने, अंडरलाइन कर लो, पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। पंजाब में कंपनी का विरोध किसने किया? महाराजा रणजीत सिंह ने। उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अपने क्षेत्र में अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, इस तरह से कंपनी अपना शासन फैलाती ही जा रही थी। पंजाब पर भी उसका अधिकार हो गया। उत्तर पश्चिम भारत आया ना आपके समझ में? उत्तर पश्चिम में क्या, कौन सा भाग है अपना? ये वाला जो जम्मू कश्मीर वाला भाग है, और ये जो है ना, ये इधर वाला भाग, ये पूरा उत्तर पश्चिम है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब,
ये वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो इस इधर रूस का प्रभाव था इन पे, तो इसका डर था कंपनी को, तो इस पर जो है अधिकार करने के लिए पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान ये वाला क्षेत्र वर्तमान में है उसको अधिकार में किया, फिर सिंध पंजाब इनको भी कर लिया। और पंजाब में किसने विरोध किया? महाराजा रणजीत सिंह ने। जब तक महाराणा रणजीत सिंह थे तब तक अंग्रेजों की दाल नहीं गली, और उनकी मृत्यु के बाद 1849 में पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह कंपनी पूरे भारत में फैलती जा रही थी। ठीक है, तो आप ये तस्वीरें वगैरह देखना, इनके नीचे जो भी लिखा हुआ है साइड में, ये जो भी है इनके बारे में आप पढ़ना बेटा थोड़ा। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है जो नया गवर्नर जनरल बनकर आया था 1813 से 1823 तक रहा, जिसने सर्वोच्चता की नीति शुरू की थी। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी ध्यान रखोगे। अब आगे विलय नीति अगले वीडियो में।